हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET PG हिस्ट्री का जो पेपर है जो कि 2024 के अंदर आपका यहाँ पर लिया गया था। एक्चुअली अभी हाल ही के अंदर जो UGC है उन्होंने एक नोटिस जो है वो जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि 2025 के अंदर जो आपका पेपर आएगा CUET PG का, उसका स्टैंडर्ड रहेगा एज ए 2024। सेम उसी पैटर्न पे रहेगा जिस पैटर्न पे 2024 का पेपर आपका लिया गया है। तो इसीलिए एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर पाए एंड आप ये देख पाए कि कैसे सवाल आए हैं एंड कैसे सवाल हमें आगे करने हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेन कर पाए। बिकॉज़ यार क्या होगा कि कंपटीशन अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो पेपर का लेवल भी आपका बढ़ने वाला है। तो आपको CUET PG 2024 का पेपर एनालिसिस करना है, इसके साथ प्रीवियस ईयर बाकी जो पेपर है वो भी आपको देखने हैं। आपको यहाँ पर अलग जो है वो देखने हैं, JNU का भी आपको देखना है, BHU का प्रीवियस ईयर देखना है और आपको ड्यू का प्रीवियस ईयर देखना है। इसके अलावा आपको UGC नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो ज़रूर से देखने। कई बार क्या होता है इस एग्ज़ाम में, CUET PG के एग्ज़ाम में, वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन सीधे कॉपी पेस्ट होते हैं। तो अगर आपने उसको अच्छे से देखा है, उसको अच्छे से किया है, तो आप आराम से जो है यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। कई ऐसे सवाल होंगे जो कि आप बस देखते ही उनको सीधे टिक कर देंगे, आपको इधर उधर कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग सीधे सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल इसने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर राजतांत्रिक महाजनपद नहीं है, यानी कि वो जनपद जहाँ पर राजा का शासन नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और चारों के चारों ही क्या है, महाजनपद है। ये सवाल दरअसल पूछा गया है प्राचीन भारत से। उस समय जो है आपके कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद आपके यहाँ पर हुआ करते थे। उसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध था। अगर आपने इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ा है तो आपको पता होगा। अशोक जो कि महान सम्राट हुआ था इतिहास में, उसका भी संबंध यहाँ पर मगध से ही हमें खासकर देखने को मिलता है। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो वर्जी या फिर वजी होगा। अगर आपने इसको पढ़ा है अच्छे से तो आप सीधा इसका आंसर कर पाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर कोई लॉजिक नहीं लगता है, इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जो है आप राइट आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप गेस करके राइट आंसर नहीं कर पाएंगे। गेस करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अब देखिए 4 ऑप्शन है, तो अब इस साल ये 2024 का पेपर है, 2024 का ये क्वेश्चन है। अब आपको देखना है 2025 के नज़रिए से कि यहाँ पर किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो आपको अवंती को भी अच्छे से देखना है, ठीक है। अवंती जो है जिसको 2 भागों में उस समय बांटा गया था, ठीक है, 2 भागों में इसको बांटा गया था और बस इसको जो है लिच्छवी गणराज्य भी कहा जाता था। यहाँ पर राजा का शासन नहीं होता बल्कि गण या फिर जो समिति होती थी, ठीक है, जिसमें कुछ लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता था। अगला ऑप्शन है वत्स। वत्स की राजधानी यहाँ पर कौन सी थी? कौशाम्बी इसकी राजधानी जो है वो यहाँ पर हुआ करती थी। बाद में देखो धीरे धीरे कई जो महाजनपद है उनको मगध में जो है वो मिला लिया जाता है और मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बन जाता है उस समय, ठीक है। मगध में जो जंगल थे उनमें बड़े बड़े हाथी थे सेना के लिए, तो वो एक मजबूत जो है वो महाजनपद था उस समय मगध। वहीं अगर हम बात करें कौशल की, तो कौशल की जो राजधानी है वो आपको देखनी है। तो इसकी राजधानी कौन सी है? यहाँ पर इसकी राजधानी है अयोध्या, या फिर दूसरी राजधानी भी थी इसकी जो सरस्वती, इसको जो दूसरी राजधानी इसकी यहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है। इस पर भी जो है बाद में मगध ने अपना शासन स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल भी आपके प्राचीन भारत से पूछा गया, जिसमें समुद्रगुप्त के युद्ध कुठार प्रकार के सिक्कों पर राजा किसका कुठार परसा चलाते हुए वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर देखो परशुराम, शिव, आदित्य, ये सब तो नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कृतांत यम यहाँ पर जो वो होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर डी वाला जो है, इसका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो किया जाएगा। यम को उस समय जो है वो मृत्यु का देवता कहा जाता था, आज भी मृत्यु का देवता यम को ही कहा जाता था। उस समय थोड़ा इनके नाम जो है उस हिसाब से लिए जाते हैं। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग देवताओं का वर्णन किया गया है, जैसे धरती के, आकाश के, पाताल के, है ना, अलग अलग देवताओं को किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल भी प्राचीन भारत से ही पूछा गया है और ये सवाल जो है आपका मगध साम्राज्य जो आपका महाजनपद काल था जिसमें 16 महाजनपद हुआ करते थे उसी से। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 सवाल उससे पूछ लिए गए, तो ये टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसने पूछा है मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर में थी। ये ठीक है, मगध की जो सबसे पुरानी राजधानी थी वो कौन सी थी? राजगीर थी, लेकिन उसका दूसरा नाम भी यहाँ पर हुआ करता है जिसे डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ग्रीवरिज होगा। तो ग्रीवरिज को जो है वो राजगीर या ग्रीवरिज जो है वो किसकी राजधानी हुआ करती थी? मगध की राजधानी हुआ करती थी। देखो मैं एक बार आपको बोल देता हूँ कि मगध को आपको अच्छे से यहाँ पर देख लेना है, बिकॉज मगध काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ से अक्सर जो है वो आपके सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आपने नहीं देखा अच्छे से तो आप देख लेना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो आपका यहाँ पर बुक से संबंधित है, तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो ऐसे सवाल को आपको दरअसल करना कैसे होता है वो आप सबसे पहले समझो। जैसे कि यहाँ पर एक तरफ लेखक दिया हुआ है, एक तरफ किताब दी हुई है, किसने कौन सी किताब लिखी है। तो आपको इसमें से जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन सबसे पहले आप देखेंगे जो आपको आता है। जैसे जेम्स मिल है, तो जेम्स मिल ने कौन सी लिखी है? जेम्स मिल ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय इतिहास है, अगर आपको यहाँ से ऐसा भी सवाल आ जाए तो कर देना है, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे प्राचीन, मध्य, आधुनिक, है ना, वो इसी किताब के अंदर सर्वप्रथम है वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। तो सी में आप देखेंगे कि ऑप्शन ए आना चाहिए। तो अब आप सीधे एक आपको अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे सीधे अब ऑप्शन में आ जाएंगे। तो आप देखो कि सी के अंदर ए कहाँ कहाँ पर है। तो हम पहले में देखते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल गया है, ये देखिए सी में ए है, उसके बाद सी में 2 है, यहाँ पे सी में 3 है, सी में ए है। तो ये अपना यहाँ पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और अपना सही आंसर एक से ही आ गया, ठीक है, एक से ही आ गया अपना सही आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जस्ट वेट, सॉरी, इसका राइट आंसर जो है वो अपना यहाँ पर डी होगा, बिकॉज डी के अंदर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि सी जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। डी में भी जो है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। अब आप पूछोगे कि सर एक से तो ये हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब आपको एक जो है वो यहाँ पर और कलेक्ट करना पड़ेगा, एक बुक का आपको और आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो जायसवाल है, केपी जायसवाल है, उनकी आपको जो बुक है वो भी अगर आपको पता है तो आप इस सवाल को जो है वो यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इनकी जो यहाँ पर किताब है वो कौन सी है? हिंदू पॉलिटी इन्होंने लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 4 वाला होगा। देखो एक कंडीशन में क्या होता है कि आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहाँ पर सवाल आपका सही नहीं होता है, तो आपको ऐसे ही जो है फिर कट करना होता है। तो ये जो 2 ऑप्शन थे ये तो सीधे सीधे कट हो ही रहे थे ना, यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन केवल इसमें और इसमें हुआ क्योंकि दोनों में सी ए का में आ रहा था, जेम्स मिल वाला हमें आ रहा था, और लेकिन जेम्स मिल का ऑप्शन दोनों में दिया हुआ है, तो दोनों में हमें डिफ़िकल्टी हुई। तो फिर हमने इस वाले ऑप्शन को भी क्या किया, इसको भी हमने हैंडल किया, तब फिर जाके हमारा यहाँ पर ऑप्शन वो सही हो गया। तो हम यहाँ पर ये भी अब देख लेंगे ना, दूसरे वाले से भी देख लेंगे कि भाई ये जो ऑप्शन है ए के अंदर जो है वो थर्ड किस में है। तो ए के अंदर थर्ड इसी के अंदर है, इसमें तो है नहीं, तो ये भी फिर गलत हो गया, कट गया। तो हमारा कौन सा बचा? यही बचा, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बोरोबुदुर का महान बौद्ध मंदिर डॉट डॉट में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा? वो बी होगा, जावा इसका जो है वो सही आंसर वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यार, अगर इस सवाल को भी आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको क्लियर कर पा रहे हो, नहीं तो फिर मुश्किल है, नहीं होगा। देखो अब पूछा है अलवारों और नैनारों के बारे में क्या सच नहीं है। देखो नहीं है पूछा है इसने, ठीक है, राइट नहीं है। तो इसमें 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें ये पहचानना है कि जो अलवार और नैनार संत हुआ करते थे, ये दरअसल आपका जो दक्षिणी भारत का एरिया है वहाँ पर ये अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार किया करते थे। अलवार और नैनार ये भगवान विष्णु और भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे, और ये जो है अपना इनके अलग अलग अपने अपने नियम हुआ करते थे, और मुख्य उद्देश्य इनका यही था कि अलवार और जो नैनार थे ये भगवान विष्णु और
जो शिव है उनकी भक्ति का जो है प्रचार प्रसार करना ही इनका मेन उद्देश्य था। तो ऑप्शन में हम चलते हैं। पहला ऑप्शन है पुरुष संत अपना जीवन समाज के एक हिस्से के रूप में नहीं जीते थे। देखिए इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पर नहीं जीते थे इसने पूछा है यहाँ पर। अगला सवाल है, सॉरी अगला ऑप्शन है अधिकांश पुरुष संत शादी शुदा थे। बिल्कुल यहाँ पर अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल ये जो लोग हैं शादीशुदा भी थे। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से अपना जीवन जंगलों में बिता देते, नहीं, ये शादी वगैरह भी करते थे। और कई बार इनकी जो गृहणियाँ हैं वो भी इनके साथ प्रचार प्रसार में रहती थी। अब अगला है कि परंपरा के अनुसार 63 नैनार संत थे। ये बिल्कुल सही है। अगला है परंपरा के अनुसार 12 अलवार संत थे। बिल्कुल ये सही है, जो मुख्य रूप से थे वो 12 थे। तो 3 ऑप्शन हमें सही दिख गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ये होगा, ए वाला होगा। यानी कि ये बात गलत है कि वो लोग समाज का हिस्सा नहीं थे। जब समाज का हिस्सा थे तभी तो वो समाज के लिए कार्य कर रहे थे। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है संगम साहित्य से। अब देखो यार, अगर ये तो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल होगा, ये आपको नहीं आएगा। तो इसने पूछा है कि संगम साहित्य के कथात्मक ग्रंथों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, ये होगा मेलक। ये नाम भी थोड़े अजीब होते हैं बिकॉज़ ये संगम साहित्य है, तो यहाँ पर नाम थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे ही, अपने लिए थोड़े मुश्किल ही होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल फिर यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर से आया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 8 है। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि वही चीज़ है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसको भी आपको उसी प्रकार से हैंडल करना है। इधर आपको जो है वो ऑथर लेखक दिख रहा है, इधर आपको पुस्तक यानी इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो हमें कालिदास का देखना है पहले। कालिदास का तो आपने अच्छे से देखा ही होगा। तो कालिदास ने यहाँ पर इनमें से कौन सा लिखा है? तो कालिदास ने मेघदूत लिखा है, हम देखेंगे। तो हम पहले यहाँ पर ये देख लिया हमने, बी के अंदर हमें थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं कि बी के अंदर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें और इसमें नहीं है। तो ये ऊपर वाला अपना कट गया, ये कट गया। अब हमारे पास ऑप्शन बच रहे, ये 2 ही बच रहे हैं। ठीक है, 2 ही ऑप्शन बच रहे। अब हमें दूसरा एक और हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो अब हमें जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इसमें ए से हम कनेक्ट करते हैं कि ए में जो है यहाँ पर क्या हो सकता है। तो ये जो है शूद्रक ने लिखा है। ठीक है, मर्च कटी कम जो है वो किसने लिखा है? शूद्र ने लिखा है। तो अब हम ये भी देखेंगे कि ए के सामने ए कहाँ पर ऑप्शन है। तो हमने ये देखा कि जो है इसमें ए के सामने इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पर ये जो है वो ये नहीं हो रहा है, तो मतलब इससे भी नहीं कटेगा। अब एक ऑप्शन आपको और आना चाहिए। ठीक है, एक ऑप्शन हमें और आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि जो सी वाला ऑप्शन है ना, इसमें हम देखेंगे जस्ट वेट। हाँ, तो हम लोग जो है बात कर रहे थे यहाँ पर कि 2 ऑप्शन से सही नहीं हुआ है, तो हमें थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड में जो है वो सी है, सॉरी थर्ड में जो सेकंड ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है वो ये किसके द्वारा लिखा गया है? भास के द्वारा लिखा गया है। और विक्रमादित्य चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्हण के द्वारा लिखा गया। तो अब इसमें जो हमें देखना पड़ेगा, जो राइट आंसर अब हमारे सामने जो निकल के आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारा जो है वो हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब हमें ये देखना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से हमें कालक्रम यानी कि घटना के अनुसार जो वो देखना है कि पहली जो घटना है वो आपके यहाँ पर कौन सी घटित हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले है बिहार और उत्तर प्रदेश गुप्तों के हाथों से निकला, यानी कि ये कहाँ पर बात कर रहा है? ये गुप्त साम्राज्य की बात कर रहा है। फिर स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंत हुआ। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंत हुआ, ये भी आपका गुप्त काल से ही है। अगला सवाल, अगला ऑप्शन है गुप्त काल की चंद्रगुप्ता प्रथम द्वारा शुरुआत की गई। गुप्त काल की जो शुरुआत है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। हुणों ने, डी ऑप्शन है, हुणों ने पूर्व मालवा और मध्य भारत के हिस्से पर कब्जा कर लिया। तो अब इसमें ये देखना है कि पहला ऑप्शन कौन सा आ सकता है। तो पहला ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? पहला ऑप्शन जो है इसके अंदर आपका ये होगा। गुप्त काल से ही पूछ रहे तो पहले शुरुआत ही तो होगी ना। तो गुप्त काल की जो शुरुआत है वो यहाँ पर
किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। तो अब ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, रुक करते हैं, देखते हैं कि ए के अंदर सी कहाँ पर है। तो भाई ये देखिए हमें ए के अंदर सी मिल गया है। अब देखो यहाँ से एक ऑप्शन से ही आपका कई बार क्या होता है कि जो है वो सवाल सही हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सवाल आपका सही हो गया इसी से, लेकिन कई बार डिफ़िकल्टी आती है जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं गुप्त काल में फिर स्कंदगुप्त का जो शासन काल है वो यहाँ पर जो है वो समाप्त होगा। ये देखिए हाथों से निकल जा रहा है, तो मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि गुप्त काल का अंत हो रहा है, गुप्त काल किसी और के हाथों में जा रहा है। तो पहले यहाँ पर इसी का था, उसके बाद स्कंदगुप्त आता है। अगर मैं आपको लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ, बाकी अगर आपने पढ़ा है तो ही भाई इसको क्लियर कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। हालांकि मैं सीधे सीधे बताऊँ तो सीधे ऑप्शन बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं थोड़ा आपको लॉजिक के साथ भी बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा माइंड भी लगाते हो, हालांकि हिस्ट्री में काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी कई कई टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ काम कर जाता है। तो ये पहले इसका फिर स्कंदगुप्त का जो है वो खत्म होगा शासन, तो यहाँ पर बी भी सही है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी आएगा और उसके बाद ए आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर 4 वाला इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों या सिद्धांतों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। यानी कि ये बोल रहा है कि इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही कौन सा है वो हमें पहचान करनी है। पहला है वर्धमान महावीर के सर्वज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त किया, जिसके माध्यम से उन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त की। तो ये जो है वो सही है, उन्होंने कैवल्य प्राप्त किया था। ठीक है, दूसरा है जैन धर्म में 5 सिद्धांत सिखाए गए हैं, जिसमें से हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन न करना और जमाखोरी शामिल करना। ठीक है, अगला है यहाँ पर ये नहीं करना, थोड़ा हाईलाइट आप लोग यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, इसको हाईलाइट हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मुझे सही लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन ना करने का बोल रहा है, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पर। अगला यहाँ पर है अनेकात्ववाद के सिद्धांत में कहा गया है कि वास्तविकता सरल है और इसका एक ही पहलू है। वास्तविकता सरल है और इसका एक ही पहलू है। ये भी मुझे जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका थोड़ा सा सही लग नहीं रहा है, यहाँ पर ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। वास्तविकता ये नहीं सही लग रहा है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर महावीर के पूर्ववर्ती पाषाण ने अपने अनुयायियों को अपने शरीर के ऊपरी और निचले हिस्सों को ढकने के लिए कहा था। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही मुझे लग रहा है और ये वाला सही लग रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए और डी, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में केवल बी और डी, केवल बी और डी। तो बी तो हमने यहाँ पर किया था, तो बी तो हो ही नहीं सकता। ये तो हम देखो, वैसे तो आंसर मैं कर सकता हूँ सीधा सीधा, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल से ही बता रहा हूँ। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर दिया हुआ है ए और डी, तो ए तो यहाँ पर सही था, लेकिन हमने देखा कि डी सही नहीं है यहाँ पर। सॉरी, डी सही था, हमने देखा, सॉरी, तो डी हमने यहाँ पर देखा, डी जो हमें सही लग रहा था। तो यहाँ पर ये राइट आंसर जो आपका हो जाएगा। अब हम आगे वाले को भी देखते हैं। तो यहाँ पर है ए, बी और सी। अब देखो बी यहाँ पर कट रहा है ना, बी इसमें आया और बी है नहीं, तो बी कट जाएगा। फिर यहाँ पर है ए, बी और डी, फिर बी आया है तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर बी आ रहा है, एक आपको पता चल गया ना कि गलत है और वो सब में आ रहा है। तो वैसे भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ के और उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको देखने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। अगला सवाल यहाँ पर है, ठीक है, उत्तरी काले चमकदार मर्तबांड जिन्हें NBPW संस्कृति से जो संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो किससे होगा? वो मौर्य काल से संबंधित है। ये तो देखो, अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ये मौर्य काल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल फिर जो है यहाँ पर इसने पूछा है, ठीक है, लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाने वाले शब्द एंड के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। यहाँ पर ये आपको शब्दावली देखनी होती है। जब आप UGC नेट के लिए देखते हो तो वहाँ पर एक पहले ही जो है शब्दावली का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और उसमें जो है आपको डिटेल से इनको देखना होता है। तो आपको यहाँ पर ये जो शब्द है, देखो इनका अगर आपको अर्थ नहीं आता है तो भाई आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका वैसे जो राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर है जो सी है वो इसका राइट आंसर है। यानी कि ए के सामने ए आएगा, बी के सामने जो ए के सामने यही आएगा। ठीक है, श्रेष्ठीन
पेशेवर, बैंकर और साहूकार को जो है ये कहते थे। सार्थवाहर जो यानी कि बी के अंदर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, बी के अंदर आप लोग देखेंगे थर्ड ऑप्शन है, ये देखिए कारवा नेता इनको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। ये आपको तभी कर पाओगे आप जब आप इसको अच्छे से अगर आपने यहाँ पर देखा है तो ही, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अकबर और पुर्तगालियों के बीच के संबंधों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो है वो सही कथन कौन सा है, उस पर हमें विचार करना है। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, पहला यहाँ पर दिया हुआ है, पुर्तगालियों ने 1560 में द्वीप पर कब्जा कर लिया और दक्कन पर मुगल विजय के बाद अकबर पुर्तगालियों के संपर्क में आ गया था। 1560 की ये बात कह रहा है, तो ये मुझे ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत लग रहा है। दूसरा यहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन है, अकबर सूरत में पुर्तगालियों से मिला और उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था। बिल्कुल ये सही है, सूरत में ही जो है पुर्तगालियों से यहाँ पर अकबर की मुलाकात हुई थी। जो पुर्तगाली आया था उसे पता चला कि जो है यहाँ पर अकबर सूरत में है, तो यहाँ पर जो है वो सूरत में ही इनकी मुलाकात हुई थी। तो ये ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सही है। अगला है 1573 ईस्वी में, ठीक है, 1573 ईस्वी में अकबर ने केम्बे में पुर्तगालियों को अपने द्वारा आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क का भुगतान करने से छूट दी थी। बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी है यहाँ पर, 1585 में अकबर ने पुर्तगालियों की मदद के लिए कुतुबुद्दीन खान के नेतृत्व में एक सेना नियुक्त की। नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा है मुझे, ये सही नहीं लग रहा है। अब हम देखते हैं, तो हमें पहला ऑप्शन जो सही लगा था वो बी वाला लगा था। तो बी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें बी नहीं है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और यहाँ पर बी है, ठीक है, लेकिन हमें डी जो है वो गलत लग रहा था, तो इसमें डी है तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ये, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा के जो कैलाशनाथ मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम ने जो है इनका यहाँ पर एलोरा के जो महान जो मंदिर है, कैलाशनाथ जो मंदिर है वो किसने बनाया था, वो राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम ने यहाँ पर बनाया था, ठीक है। एलोरा की जो गुफाएं है वो भी काफ़ी फेमस है यहाँ की, आपको वो भी पता होनी चाहिए, और वहाँ से भी जो है सवाल जो है वो आता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ईश्वर और आत्मा की गैर एकता का सिद्धांत यानी कि द्वैतवाद या द्वैत ... द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये भी अगर आपने देखो पढ़ा है तो ही आप इसको क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, फिर से वैसा ही सवाल यहाँ पे पूछा गया है, लेखक और जो पुस्तक है उनसे सवाल पूछा गया है, और देखो यहाँ से सवाल अच्छे खासे जो है वो आपके आ रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि आपको अच्छे से यहाँ पर देखना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें भी अगर आपको 2 आ रहे हैं तो आप सही कर सकते हैं, और अगर आपको 2 नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको वही प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ेगी। तो जो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये डी वाला है, ठीक है, डी वाला अगर आपको आ रहा है जे.एन. सरकार, तो इन्होंने क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ बंगाल लिखा है, जहाँ तक मुझे याद है हिस्ट्री ऑफ बंगाल जो है इन्होंने लिखा है। तो हम पहले आप यहाँ से देख सकते हैं कि डी के अंदर ऑप्शन सेकंड कहाँ आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका डी, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, इन 2 में आ रहा है, यानी कि सेकंड और फोर्थ में से कोई एक होगा, तो आपको दोनों में से एक करना होगा, वो आपको थोड़ा सा और माइंड लगाना होगा। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो 4 वाला ही यहाँ पर है, क्योंकि जो ए ऑप्शन है यानी कि जो ए.एस. अलेक्टर है, इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है यहाँ पर, ये देखिए, राष्ट्रकूटस एंड देयर टाइम्स, ये इन्होंने लिखी है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, कविताओं में चोलों का इस रूप में उल्लेख किया गया है, किस रूप में उल्लेख किया गया है, ये आपको यहाँ पर जो है वो आंसर करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वही बात है कि अगर आपने देखो इसको सही से नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं कर पाओगे, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं हम लोग।
अमर्त बाजार पत्रिका के जो संपादक है वो यहाँ पर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। ये तो सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, इसमें तो कोई घुमा फिरा के कहीं से पूछा ही नहीं गया, तो इसका राइट आंसर यही आपका होगा। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा नहीं थे? सोशलिस्ट जो कांग्रेस पार्टी थी उसका हिस्सा नहीं थे। 4 ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो श्री जो है वो सी गोपालाचार्य जो इसका हिस्सा नहीं थे। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो सही आंसर आप बिल्कुल टिक कर पाएंगे। अगला सवाल है अखिल भारतीय, ठीक कौन सा? अगला सवाल है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले जो अध्यक्ष है वो कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? सहजानंद सरस्वती। इसके सही ऑप्शन में जो है राइट आंसर ये होगा इसका। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर है, ये सीधे सीधे पूछे गए, निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार क्रम से जो है वो हमें व्यवस्थित करना है यहाँ पर। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर हमें जो व्यवस्थित यहाँ पर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको तभी आएगा जब आप इनको अच्छे से यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो इसमें जो है पहला है शंकर ने ब्रह्मसूत्र पर एक प्रसिद्ध टीका लिखी, भौतिकवाद दर्शन का विकास हुआ, ब्रह्मसूत्र पर महान रामानुज की टीका और भद्रानारायण के ब्रह्मसूत्र का संकलन। तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे इसका राइट आंसर ये वाला होगा। ठीक है, जो 4 नंबर है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो बहुत ही ईजी सवाल है, अगर आपने इसको अच्छे से डील नहीं किया है, आई मीन इसको नहीं देखा है तो फिर मुश्किल है। तो इसका राइट आंसर धर्मपाल हो जाएगा, इसमें सोच विचार करने की कोई वो बात ही नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर है, सर रिचर्ड स्टेची आयोग किस वर्ष यहाँ पर जो है वो बना? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। 1880 में बना था। ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आपको नहीं आएगा। अगला सवाल यहाँ पर है, हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल आपका यहाँ पर है बुक्स एंड इनके सिद्धांत और वही मान सकते हो आप। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आर्यभट्ट है, पाणिनि है और ब्रह्मगुप्त है और ब्राह्मीहर है। ठीक है, तो इसमें आपको वही करना है, मिलान करने हैं। मिलान व क्रोनोलॉजिकल वाला जो क्वेश्चन है वही आपका है इसमें। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो त्रिकोणमिति पाई ये दशमलव ये किसकी है, ये किसने जो है वो लिखी है, ये किसका सिद्धांत है? उसके बाद है संस्कृत को विनियमिति करने वाले नियम, संस्कृत पर किसने काम किया है वो आपको पता होना चाहिए। वहीं सीता में खगोलीय विचार और बीजगणितीय और चतुर्भुज सूत्र, ये 4 जो है यहाँ पर दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब अगर वही सीन है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी इनके बारे में पता है तो ही आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज जो आप इसको यहाँ पर नहीं जो है वो बिल्कुल भी कर पाएंगे। तो दशमलव पद्धति किसकी दी हुई है? आर्यभट्ट। तो अब आप हमें देखिए इसमें कि जैसे कि ऑप्शन ए के अंदर ए कहाँ पर है, तो ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 1 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, बचे आपके पास 2। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो बी, संस्कृत पे किसने काम किया है? तो संस्कृत पे काम किसने किया है? पाणिनि ने किया है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी। यानी कि अब देखो बी के सामने सेकंड ऑप्शन कहाँ है? बी के सामने सेकंड ऑप्शन यहाँ है और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार ही व्यवस्थित यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमें देखना है कि पहले तो ये पूछ किससे संबंधित रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है वृहदीश्वर मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, विजालियों ने तंजौर पर कब्जा किया, राजेंद्र प्रथम ने ये भी जो है आपका उसी वे में आपको करना पड़ेगा जिसमें अगर आपने इसको अच्छे से डील किया है, आई मीन पहले से पढ़ रखा है, तो ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला तो यहाँ पर जो तंजौर पर हुआ था कब्जा उसका आएगा, यानी कि इसमें बी यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये 2 तो कट गए, यही 2 आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से करते हैं बिकॉज मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ। तो अगला सवाल है, 1921 में
1921 में सरकार ने डॉट डॉट की अध्यक्षता में एक राजकोषीय आयोग की नियुक्ति की 1921 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। इब्राहिम रहमतुल्लाह, ये इसका सही आंसर होगा। अगला फिर मंदिर और स्थान के बारे में पूछा गया, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, और वो आपको यहाँ पर जो राइट आंसर है वो यहाँ पर करना है। खजुराहो में किसके मंदिर है, और इसके अलावा भुवनेश्वर में किसके मंदिर है, बोध गया में किसके मंदिर है। ये आपको अगर पता है, सही से अगर आपको पता है तो ही आप इसको अच्छे से डील कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। खजुराहो का तो आपको बेसिकली याद होगा, महादेव के जो मंदिर है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो खजुराहो में जो है महादेव के मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और वहीं अगर हम लोग बात करें लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, ये भुवनेश्वर में है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ बौद्ध मंदिर का, तो ये कहाँ पर होंगे, बोध गया में होंगे बौद्ध मंदिर। और फिर बचा कौन सा, एक ही तो बचा हुआ है यहाँ पर, सुचिंद्रम मंदिर। तो ये जो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर अब मैच करना आप, तो इसका राइट आंसर होगा 4 वाला, ठीक है। अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहार की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, गुर्जरों की जो राजधानी थी कौन सी थी। बहुत ही ईजी सवाल पूछा गया है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपका जो यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी होगी। कन्नौज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है वही, इनको जो है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित यहाँ पर करना है। पूना में रेड का वध, और इसके अलावा मदन लाल टिंगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारी। तो इसका भी जो है आपको तभी पता होगा जब आपने इनको डिटेल्स एनालिसिस किया है, कौन सी घटना कब घटित हुई है, वो अगर आपको नहीं पता है तो फिर नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये भी उसी प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल वे में ही आपको करना है। तो यहाँ पर है कि पहला है पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठा, ठीक है। क्या है, पहला है आपका पृथ्वीराज चौहान जो है वो सिंहासन पर बैठा, और दूसरा है गजनी में मोहम्मद की मृत्यु। तीसरा ऑप्शन है अलाहा और उद्दल की मृत्यु। चौथा है विग्रहराज ने तोमरों से दिल्ली छीनी। तो अब इसमें जो सही मुझे लग रहा है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप इसको भी जो है वो अच्छे से क्या किया हो, पहले से डील किया हो, आपको पहले से पता हो। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा मेरे अकॉर्डिंग वो आएगा गजनी में जो है मोहम्मद की मृत्यु होती है, और उसके बाद ही जो घटना है वो यहाँ पर होती है। उसके बाद जो विग्रहराज है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है वो डी आपका यहाँ पर आएगा। पहला ही आपका ये आ जाएगा, उसके बाद आपका 2 नंबर पे जो है मेरे हिसाब से डी जो है वो यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद जो है वो यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा नंबर 3 में, और फिर जो सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका आएगा नंबर 4 पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है मुगल इतिहास और स्मरणों को वही जो है काला कर्मानुसार आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो पहला है कि बाबर के स्मरणों का फारसी में बाबरनामा के रूप में अनुवाद किया गया। दूसरा है गुलबंद बेगम ने हुमायूं नामा लिखना शुरू किया। तीसरा ऑप्शन है लाहौरी ने बादशाह नामा के पहले 2 दफ्तरों की रचना की। डी ऑप्शन है जहांगीर ने अपनी स्मरण जहांगीरी नामा लिखी। तो जहांगीरी नामा जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा वही मैं बात आपको बोल रहा हूँ फिर से ही, कि भाई अगर आपको नहीं पता है या आपने क्रम से नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। तो सबसे पहले देखो हम लोग हुमायूं का ही यहाँ पे देखते हैं। ये बाबर के टाइम पे ही लिखना शुरू कर देती है गुलबंद बेगम जो है वो यहाँ पर बाबर के टाइम पे ही हुमायूं नामा जो है वो यहाँ पर ही लिखना शुरू हो जाती है। तो पहला ऑप्शन में मुझे लगता है कि यही आपका आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये बाबरनामा का तो बाद में अनुवाद यहाँ पर किया गया था फारसी के अंदर, ये थोड़ा आपका यहाँ पर जो है वो लेट ही किया गया था। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर होगा कि जैसे पहले गुलबंद बेगम वाला होगा, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका बाबरनामा वाला होगा, यानी कि 2 नंबर, ठीक है। पहले इसने लिखना शुरू किया था, उसके बाद ही यहाँ पर इसका जो वो हुआ था। फिर जहांगीर का जहांगीरनामा होगा, ठीक है, वो ये 3 नंबर पर लिखेंगे हम। और ये जो है लाहौरी ने बादशाह नामा के 2
दफ्तरों की रचना, ये नंबर 4 पे होगा। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के पहले महा सर्वेक्षण कौन थे? ये भी बिल्कुल आसान सवाल है, अगर आपने अच्छे से देखा है तो। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फिर वही बुक से पूछा, आई थिंक नहीं, उपकरणों से संबंधित पूछा है। उपकरणों से संबंधित पूछा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप पाषाण काल, स्टोन एज को पढ़ते हो तो उसमें आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल है। ठीक है, और उसमें भी आपको पूर्व पुषा का जो आपका पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ। लेकिन जो वहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो उनके द्वारा जो औजार बनाए गए, जो उपकरण बनाए गए हैं, उनके बारे में पूछता है बेसिकली। और जो वहाँ की जो संस्कृतियाँ थी, किस काल में कौन सी संस्कृति पनपी, वो भी पूछता है। तो वो भी जो है आपको यहाँ पर पता जो है वो होना चाहिए। तो ये भी आप तभी कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि जो है यहाँ पर कौन सी संस्कृति किस काल की है और कौन सा उपकरण किस काल में जो है वो तैयार किया जाता था। तो देखिए, एस्युलिन या फिर हैंड एक्स, जो हस्तकुटार वाली ये जो संस्कृति है, ये आपकी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? ये जो है वो मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति है। ठीक है, यहाँ पर उपकरणों का प्रकार दे दिया, बाकी इसको संस्कृति भी बोलते हैं। हैंड एक्स संस्कृति भी जानी जाती है, सोन संस्कृति भी है। ठीक है, तो ये हैंड एक्स संस्कृति के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है आपका यहाँ पर इसमें जो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये जो है ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद अगर मैं इस वाली संस्कृति की बात करूँ, लेवलोइस जो इसके पर संस्कृति है, ये जो है आपके यहाँ पर ये जो पाई जाएगी आपके किसमें, ये मध्य पूरा पाषाण काल में यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, ये जो संस्कृति, अच्छा सॉरी ये ऊपर वाला ये नहीं होगा, हस्तकुटार वाली जो है आपकी निम्न पूरा पाषाण काल की है। आई एम सॉरी, ये जो आपका इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये वाली इसकी, तो ये जो है आपका निम्न पूरा पाषाण काल होगा, यानी कि इसमें जो है सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा। तो अब आप यहाँ से भी थोड़ा मैच कर सकते हैं कि फर्स्ट में सेकंड ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है। तो फर्स्ट में सेकंड ऑप्शन इन दो के अंदर है, ये एक वाला कट जाएगा, 4 वाला कट जाएगा, ये जो है आपका यहाँ पर बचेगा। लेकिन जो है यहाँ पर बी के अंदर मैंने बताया कि ये होगा मध्य पूरा पाषाण काल जो है वो यहाँ पर होगा। तो ये हमें बी में दिख रहा है थर्ड ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। किसान समाजों की सांस्कृतिक प्रथाओं का वर्णन करने के लिए एक महान और लघु परंपरा शब्दावली किसने बनाई थी? ये भी आपको तभी पता चल पाएगा जब आपने इसको अच्छे से डील किया है। तो इसका जो यहाँ पर होगा रॉबर्ट ट्रेडफील्ड जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर आता है, शब्दावली से संबंधित है। तो ये भी आप तभी कर पाओगे जब आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा है, अच्छे से आपने डील किया है, तभी जो आप इसको कर पाओगे। तो ये शब्दावली है। जब मैंने बोला आपको कि आप जब यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो वहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है, पहला ही सिलेबस का पॉइंट है कि जो शब्दावली है वो आपको अच्छे से देखनी है, तभी जो है आप क्या कर पाएंगे, उस क्वेश्चन को सही से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर जो इसका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पर है, दोहाब में खेती में सुधार करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने एक योजना शुरू की। इसके लिए उसने निम्न विभाग की स्थापना की। कौन से विभाग की स्थापना की है उसके बारे में यहाँ पर आपको देखना है, और ये भी आप तभी कर पाएंगे जब आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दीवान ए अमीर ए कोही। ये एक ऐसा विभाग था जिसकी इसने यहाँ पे स्थापना की थी दोहा खेती में सुधार करने के लिए। ठीक है, जिससे कि लोग और ज़्यादा जागरूक हो, कृषि में जो है विकास हो, जल प्रबंधन में जो है उसने यहाँ पर विकास लाने की कोशिश की। कई तरीक़ों से जो है उसने कोशिश की जिससे कि भूमि भी उपजाऊ हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि करें, नई नई तकनीकों में जो है सुधार विकसित कर पाए। ये उसका मेन उद्देश्य था। अगला सवाल यहाँ पर है, प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध चार मीनार का जो निर्माण है वो यहाँ पर किसने करवाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अब तक का सबसे बड़ा एकल गुंबद है? तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गोल गुंबद। ठीक है,
अगला सवाल है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत इजी सवाल इसने पूछा है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये भारत की यात्रा इसने की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, शाहजहाँ का बल्क अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? अब देखो भाई, ये भी सवाल ऐसा है कि जब तक आपने इसको अच्छे से नहीं देखा है तब तक आप जो है वो नहीं कर पाएंगे। जैसे थोड़ा बहुत तो आपको मैं माइंड से भी बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि शाहजहाँ का जो शुरू हुआ है ये बल्क अभियान, आप ये देखेंगे कि शासनकाल जो है इसका कब से कब तक था। तो यहाँ पर 1655, 1646 ये हमें जो है यहाँ पर डेट दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा, वो 1640 वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, यहाँ पे पुस्तक के और फिर से जो है वो लेखक आ चुके हैं। तो वही है कि अगर आपने भाई अच्छे से डील नहीं किया है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा इसको, तो फिर थोड़ा आपके लिए यहाँ पर मुश्किल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइज, आई थिंक मैंने ऊपर आपको वो यहाँ पे 1640 नहीं होगा, ये मैंने कैसे बता दिया, 1646 इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर हम लोग जो है अगला सवाल देखते हैं। तो उसमें वही है कि जो है आपका बुक से रिलेटेड ही पूछा है, दी एग्रीरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ये किसने लिखा है? ये जो है आपका यहाँ पर किसने लिखा है? सतीश चंद्रा? नहीं, इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा इरफान अवीब। इसने जो है यहाँ पर कौन सा लिखा है? दी एग्रीरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडियन। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखें कि ए के अंदर 4 कहाँ कहाँ पर है, तो ए के अंदर 4 इसमें और इसमें, तो ये कट जाएगा, सी कट जाएगा, ए कट जाएगा, 2 ही ऑप्शन बचेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है एक्चुअली वो बी वाला है। ठीक है, बी वाला इसका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और ईरानी संगीत परंपरा को मिलाकर भारतीय संगीत के विभिन्न रागों की रचना की? सॉरी, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और ईरानी संगीत परंपरा को मिलाकर भारतीय संगीत के विभिन्न रागों की रचना की? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अमीर खुसरो होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर अमीर खुसरो होगा। अगला सवाल जो है महात्मा गांधी से संबंधित पूछा है। इसने क्या कहा है? सही कथनों की पहचान हमें करनी है। ठीक है, राइट तथ्यों की हमें पहचान करनी है। तो देखो पहला यहाँ पर क्या है? ठीक है, पहला यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच एक विवाद में हस्तक्षेप किया था। बिल्कुल ये सही है, 1918 की ही बात है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑप्शन बी, अहमदाबाद के श्रमिक आंदोलन में गांधी ने कपड़ा मिल श्रमिकों के लिए काम करने के लिए बेहतर शर्तों या दशाओं की मांग की, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर इसका सही नहीं है। बी ऑप्शन भी मुझे इसका सही लग नहीं रहा है। ठीक है, नहीं, बी ऑप्शन इसका सही है, बी सही है। श्रमिकों की मांग की थी ये कपड़ा मिल के लिए। ठीक है, इसने वो कुछ पूरी लिस्ट भी बनाई थी, तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। अगला है, अहमदाबाद के श्रमिक आंदोलन में गांधी ने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने और मजदूरी में 25% वृद्धि की मांग की सलाह दी। नहीं, 25% वृद्धि की मांग की सलाह नहीं दी थी, ये गलत है। 1918 में गांधी ने यूरोपियन नील बगान मालिकों के शोषण के खिलाफ अहमदाबाद के किसानों को संगठित किया। नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी होगा। तो ए और बी किसके अंदर है? यहाँ पर ए और बी, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर सवाल है, एबी विलियन उपकरण उद्योग ... से जुड़ा हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूरा पाषाण काल। स्टोन एज से पूछा है ये सवाल। अगला सवाल है, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के 28 द्वार थे, ठीक है, जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता था। इनमें से ... दरवाज़ा सबसे बड़ा है।
तो ये भी भाई आपको तभी पता होगा जब आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आपने इस टॉपिक को पढ़ा है, तो ही जो आप क्या कर पाएंगे, इसको सही कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, ऑप्शन ए, बधाई। अगला सवाल है, लिटिल बॉय और वेडमैन डॉट डॉट थे, क्या होगा इसका? ये वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा है, तो इसका जो है वो परमाणु बम हो जाएगा। ये दोनों बम ही थे, ठीक है। जो वो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो गिराए गए थे ना, उन्हीं बम की ये बात जो है वो कर रहा है। अगला सवाल है यहाँ पर, ठीक है, अगला सवाल जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। राइट तथ्य की बात कर रहा है ये। तो ये भी आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आपने इस वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, तभी जो है आप इसका राइट आंसर यहाँ पर कर पाएंगे, अदरवाइज इसका राइट आंसर करना मुश्किल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए वाला होगा, ठीक है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, बाकी सी और डी ऑप्शन इसके गलत है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सरला देवी चौधरानी निम्नलिखित में से संबंध थी, किससे संबंधित थी ये? तो ये भी आप तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका जो है वो राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत स्त्री महामंडल से संबंधित थी। अगला सवाल है, किसने कहा कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति और विभाजन बंगाल अनेकों अलग अलग दिशाओं में हो जाएगा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर से आना चाहिए। रिजली के ये कुछ थॉट थे जो कि उन्होंने उस समय कहे थे, तो इसका राइट आंसर 4 होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित वायसरायों को वही कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो ये हमें देखना है कि जो जितने भी वायसराय हुए थे उस समय, उनको आपको जो है क्रोनोलॉजिकल वे में देखना है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, वो यहाँ पर जो है वो आपको ज़रूर से देखना है। उसी टाइप का सवाल पूछा है 2024 में, और फिर आपको जो है इसी टाइप का सवाल 2025 में भी जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका यहाँ पर आता है वो इनमें से पहले जो आएगा वो आपका यहाँ पर इरविन आएगा। आई थिंक पहले जो है इरविन ही आया था, तो पहला यहाँ पर इरविन होगा। तो सी हम देखते हैं, तो ये कट जाएगा यहाँ पर, और ये भी कट जाएगा। दो हमारे पास जो है वो बचेंगे, यानी कि ऑप्शन या तो बी हो सकता है, या फिर ऑप्शन जो है वो आपका डी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। या तो ऑप्शन बी हो सकता है या डी हो सकता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसमें देखते हैं माउंटबेटन। तो माउंटबेटन तो आई थिंक लास्ट में आया था, तो डी देखते हैं कि डी किस में है लास्ट में। तो दोनों में डी इन ऑप्शन में, यहाँ पर भी आपका ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं बैठेगा, मतलब आंसर सही नहीं सेट होगा। और फिर अगर हम लोग इसके अंदर देखें थर्ड नंबर पर, ये तो लास्ट में आ जाएगा, तो थर्ड नंबर पे फिर कौन सा आएगा? तो थर्ड नंबर पे इसमें जो है आपका यहाँ पर ये आएगा बी वाला ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पर पूछा है वो, संविधान सभा की वर्षों और भारत के संविधान के निर्माण में निम्नलिखित पर विचार करें और सही कथनों की जो है वो पहचान करें। वही हमें राइट आंसर जो है वो देखना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला है 26 दिसंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया गया, ठीक है। पहला यहाँ पर क्या है? 26 दिसंबर बोल रहा है। ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ना, तभी जो है आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा है संविधान के मसौदे में संघ और राज्य के लिए विषयों की दो सूचियों को अलग अलग प्रावधान किया गया। ये गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर एक मजबूत केंद्रीय सरकार चाहते थे जो
भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत बनाए गए केंद्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। अगला है, मद्रास के स्थानम ने राज्यों की शक्तियों और अधिकारों के पुनः आवंटन का बचाव किया। बिल्कुल ये भी सही ऑप्शन है। तो अब हम देखते हैं कि सी होना चाहिए, पहले सी ऑप्शन सही है ना। तो आप देखो ए में सी नहीं है, बी में भी सी नहीं है, इन दोनों में सी है, लेकिन डी अपना बी जो है हमने देखा कि बी गलत है, तो इसमें बी है तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के गवर्नर जनरल और उनका कार्यकाल। तो वाइसराय भी देखने हैं तो आपको गवर्नर जनरल जो है वो भी यहाँ पर अच्छे से डील करने हैं, उनको भी भाई अच्छे से देखना है, तभी जो है आप क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे कि किसका किस समय यहाँ पर जो है वो काल रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो देखना पड़ेगा कि किसका काल जो है वो किस समय का यहाँ पर था। तो आई थिंक इसके अंदर जो पहला होगा वो विलियम का होगा, तो विलियम का जो है आपका 28 से होगा इसका। ठीक है, विलियम का जो है वो यहाँ से होगा आपका कौन सा, ये होगा विलियम का 1828 से होगा। तो इसमें जो हम देखते हैं कि ए के अंदर थर्ड ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है, तो ए के ऑप्शन ये तो ये दो तो कट जाएंगे, बचे ये दो ही, तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ए वाला होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ताराबाई या जो है राजा राम की विधवा ने औरंगजेब की शांति का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो ये भी भाई आप तभी कर पाएंगे जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डील किए होंगे। तो 1700 ईस्वी में जो है इसने इस प्रस्ताव को रखा था। अगला है, इनमें सही कथनों पर विचार हमें करना है। तो देखो, मद्रास और बॉम्बे के बीच पहली रेलवे लाइन 1853 में चालू की गई। 1853 में चालू की गई, तो यह आपको याद होना चाहिए। अगर आप जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये आपका दूसरा है, उसमें 2 भाई भी थे। तो अगला यहाँ पर है, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए। यूरोप के साथ टेलीग्राफ संचार 1875 में प्रारंभ हुआ। वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया। इसमें से हमें जो सही ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर देखना है कि जो इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। तो ये भी यार आपने अगर देखा है इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपने डील किया है पहले से तो ही आप कर पाएंगे। तो इसका जो है यहाँ पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की जो विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में ही आपकी की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1857 में की गई थी, तो बी इसका सही आंसर है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पर है वही आपको क्रोनोलॉजिकल कल में यहाँ पर क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ये कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर ये दिया गया है आपके प्रमुख युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है, आंग्ल मराठा युद्ध है, और आंग्ल मैसूर युद्ध है, और आंग्ल नेपाल युद्ध है। ये भी आप तभी कर पाएंगे जब आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है बी आर अम्बेडकर के बारे में, और यहाँ पर पूछा है सही जो कथन है उनके बारे में। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर को वायसराय की परिषद में श्रमिक सदस्य नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए जो है वो आपको यहाँ पर ये कहता है कि जो है वायसराय श्रमिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अम्बेडकर साहब को नियुक्त किया गया। दूसरा ये सही हो जाएगा वैसे, और उन्होंने महार सत्याग्रह का आयोजन किया। ठीक है, उन्होंने महार सत्याग्रह का आयोजन किया, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है। और तीसरा यानी कि ऑप्शन सी दिया हुआ है, उन्हें अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ यानी कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में कभी भाग नहीं लिया। तो अब वही बात है कि अगर आपने इसको अच्छे से पहले से पढ़ा है तो ही आप इसको क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहला हमने इसमें ऑप्शन देखा जो कि हमें बिल्कुल सही यहाँ पर लग रहा था। ठीक है, और जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, सॉरी ए ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर सही लग रहा था, और ये जो है आपका ऑप्शन सही भी होगा, और बी वाला जो है वो भी आपका यहाँ पर सही होगा।
और ये जो है आपके ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे, क्योंकि उन्होंने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है, बाकी सी और डी दोनों गलत है। अगला यहाँ पर है, भारत के कमांडर इन चीफ और वायसराय के बीच एक बड़ा विवाद हुआ। वायसराय ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें गृह सरकार का समर्थन नहीं मिला। वह वायसराय कौन सा था, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, लॉर्ड कर्जन होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मत है कि भारत में राष्ट्रवाद पश्चिम के व्युत्पत्ति पर उसमें से भिन्न विमर्श था। ये भी आपको तभी आएगा जब आपने पहले से इसको पढ़ा होगा। तो पार्थ चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है, खुदीराम बोस को डॉट डॉट फांसी दी गई। भाई ये भी सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो 1908 ईस्वी में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन की घोषणा कब की। ये भी आप तभी कर पाओगे जब आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी हो जाएगा, 1943 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर है, ब्रह्म समाज आंदोलन को कोलकाता की सीमित साहित्य अभिजात वर्ग के दायरों से निकलकर पूर्व बंगाल के जिला शहरों में कौन लेकर आया। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ब्रह्म समाज को अच्छे से पढ़े होंगे तो ही आप इसको अच्छे से डील कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चन को भी क्या नहीं कर पाएंगे, अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कृष्ण गोस्वामी जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर है, किस अधिनियम द्वारा भारत के सिविल सेवकों को खुली परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें प्राकृतिक रूप से महारानी के साम्राज्य में जन्मे सभी लोग भाग ले सकते थे। कौन सा वो अधिनियम है जिसमें सीधे माध्यम से भर्ती का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर रखा गया था। तो कौन सा था वो, 1853 का चार्टर जो एक्ट आया था ना, वो जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो उसमें उसका डेवलपमेंट पढ़ते हो, कहाँ से कौन कौन से अधिनियम आए थे, वो जब आप पढ़ते हो तो आपको क्लियर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, डूरंड समझौते 1893 द्वारा अफगानिस्तान के अमीर ने निम्न पर सहमति व्यक्त की। किस किस पर सहमति व्यक्त की थी, उसमें से 4 ऑप्शन यहाँ पर जो है वो आपके दिए हुए हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, अगला सवाल, अनहम्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, वैदिक हिम्स एंड सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा, मैक्स मुलर ने यहाँ पर ये पुस्तक लिखी है। बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर भावी बुद्ध, यानी कि वो सब जो कि महात्मा बुद्ध के बताए गए उपदेशों के अनुसार चल रहे हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं या बनते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, भावी बुद्ध। अगला सवाल है, बृहदीश्वर मंदिर डॉट डॉट स्थित है। कहाँ पर है ये मंदिर, इसका राइट आंसर क्या होगा, तंजावुर में। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर, 1857 के विद्रोह में मुख्य रूप से निम्न को प्रभावित करता है। 1857 के विद्रोह में निम्न में से मुख्य रूप से निम्न को प्रभावित करता है, मद्रास रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट, बॉम्बे रेजिमेंट, गोरखा सैनिक। तो जो जिसके कारण मेन युद्ध हुआ, मतलब जिसके कारण क्रांति हुई, तो कौन सी थी, वो बंगाल वाली थी। तो राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें।
1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उस पर आपको देखना है यहाँ पर। तो उसके तहत 4 हमें पॉइंट दिए गए, उसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। गोलमेज सम्मेलनों की चर्चाओं के कारण ये अधिनियम पारित हुआ। गोलमेज सम्मेलनों की वजह से पारित हुआ, ये जो है वो सही नहीं होना चाहिए। दूसरा है कांग्रेस के सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लिया गया, ये भी जो सही नहीं होना चाहिए, दोनों मुझे सही नहीं लग रहा है। तीसरा है इनमें इसने प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान किया, बिल्कुल ये सही है आपका। 1935 वाले अधिनियम के तहत ये प्रावधान आया था। इसने भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, ये भी सही है। तो आई थिंक सी और डी सही हो जाना चाहिए, इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा इसका ऑप्शन, यहाँ पर सी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन मेरे समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो ही नहीं सकता, ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। ये तो सही है। देखो, कांग्रेस के सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लिया, ये सही है ऑप्शन आपका। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। इसके अलावा यहाँ पे भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, ये भी जो है आपका सही है ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, ये द्वैध शासन का प्रावधान, हाँ ये थोड़ा सा देखो कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली इसमें क्या है, द्वैध शासन प्रणाली को हटाया गया था। ठीक है, ये हटाया गया था, इसमें प्रावधान का है ना, थोड़ा इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। ये तो एक्चुअली क्या किया गया था, हटाया गया था ना, यहाँ पर ये प्रणाली तो हटा दी गई थी। तो इसका ये तो गलत हो जाएगा अपना ऑप्शन। तो इसमें जो ऑप्शन यहाँ पर होगा वो यहाँ पर डी वाला होगा, यानी कि बी इसका सही होगा और इसका डी भी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, रणजीत सिंह के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार यहाँ पर क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो ये भी भाई तभी कर पाओगे जब आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से डील किया है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर निकल के आएगा वो बी वाला राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित को वही आपको काल के क्रम के अनुसार जो है यहाँ पर क्या करना है, सेट करना है। तो यहाँ पर इसका भी आपको तभी हो पाएगा जब आपने इसको पढ़ा होगा अच्छे से, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि वही बात है, मैं बोल रहा हूँ आपको, हिस्ट्री में कोई लॉजिक जो वो आपका नहीं चलता है। तो इसका जो यहाँ पर होगा सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल की अगर तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1938 हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पर बी वाला होगा, किसान समाज। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, किस महायान ग्रंथ में बौद्ध बुद्ध के जीवन का अलंकृत वर्णन जो है वो किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ललित विस्तार में ही जो इसका यहाँ पर कंप्लीट जो है वो देखने को मिलता है महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, सातवाहनों की राज की भाषा जो है वो यहाँ पर क्या थी, तो क्या थी, प्राकृत थी। अशोक की जो भाषा थी वो भी क्या थी, प्राकृत थी यहाँ पर। ठीक है, और बौद्धों की भाषा क्या थी, पाली थी, और जैनियों की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो गाइज़ ये था आपका 75 क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 के अंदर आपका यहाँ पर लिया गया था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, हालांकि बीच में मैंने फिर आपको फास्टली ये पेपर पूरा कंप्लीट करवाया है, बिकॉज टाइम का थोड़ा इशू रहता है उस वजह से। तो आई होप कि आपको अभी क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको 2025 के लिए प्रिपेयर करना है। 2024 वाला पेपर आप जब देख रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 2025 में भी पेपर देना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को प्रिपेयर यहाँ पर करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू मिलने वाली है। थैंक यू।